नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग पॉलिटी के रिवीजन सीरीज डिस्कस कर रहे थे और उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छे से लेक्चर समझ में आ रहा होगा। और थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कशन करना चाह रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न को ध्यान में रखते हुए यह ज़रूरी है कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दें, ताकि जो क्वेश्चन पूछने के जितने भी डायमेंशंस हैं वो कवर हो जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि बीपीएससी ने कुछ दूसरे डायमेंशन को टच कर दिया तो आप वहां पर परेशान हो जाएं, अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। इसीलिए हमारी पूरी कोशिश है कि जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज, वो सब आपका कवर करवा दिया जाए। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करते रहें अच्छे से और अपना रिव्यू देते रहें कि आपको और किसी भी प्रकार का लेक्चर चाहिए, रिवीजन चाहिए तो वो हम प्रोवाइड करेंगे। वैसे आप देख सकते हैं हिस्ट्री का हमने करवा ही दिया है, सिर्फ मेडाइवल का बचा है तो वो भी हम करवा देंगे, चिंता ना करें, अभी समय तो है वैसे। उसके बाद करंट अफेयर्स के कुछ ऑप्शंस बचे हुए हैं वो भी हम करवाएंगे, 2-3 महीने का एक साथ करवा दिया जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, रेदर कि हम एक एक सप्ताह या फिर एक एक महीने का करवाए। उसके बाद बिहार स्पेशल का भी हमने करवा दिया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आराम से देखिए, शांति से सुनते चलिए, चीजें आराम से क्लियर होती जाएंगी। जहां पर आपको डाउट लगता है वहां पर आप फंसते हैं, डाउट को क्लियर करने का प्रयास करें, तब जाके मूव ऑन करें। ऐसे आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। सो उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और हम ये भी भरोसा दिलाते हैं कि जरूर आपका रिजल्ट होगा, अगर आप सही दिशा में, सही समय के साथ, सही जगह पर अपना एफर्ट डालते हैं तो। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर सीरीज। जो हमारा आज का टॉपिक है अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में। और ध्यान दें, इससे पहले हमने जो पंचायती राज सिस्टम है उसके बारे में आपको पढ़ाया है, तो बहुत सारे प्रोविजंस अर्बन लोकल बॉडीज के सिमिलर हैं, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होगी हमें, कम समय में ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे प्रोविजंस मिलते जुलते हैं, आप इसे देखेंगे जरूर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो अर्बन लोकल बॉडीज होता है, थोड़ा सा इसे हम ब्रेक डाउन करें तो जो अर्बन एरिया है हमारे देश में, हमारे राज्य में या फिर विभिन्न राज्यों में बहुत सारे अर्बन लोकेशन है। अर्बन लोकेशन का मतलब यही होता है कि जहां पर प्रायोरिटी बेसिस पर एग्रीकल्चर तो नहीं होती है, दूसरे काम होते हैं, सर्विसेज सेक्टर होता है, बिजनेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, एजुकेशन हब होता है। आप इस चीज को अपने अर्बन लोकेशन पर जरूर फील करते होंगे। जैसे पटना की ही बात कर ले तो पटना में म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, मुंबई में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं उसमें भी मुंबई आ जाता है। ठीक है, तो ये बड़े बड़े जगह हैं और बड़े बड़े जगह के लिए बड़े पैसे खर्च करने की जरूरत होती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाने की जरूरत होती है, तो इनको ज्यादा ऑटोनॉमी होता है, डिसीजन मेकिंग पावर इन्हें ज्यादा दिए जाते हैं। ठीक है, तो अर्बन एरियाज को गवर्न करने के लिए हम क्या बना देते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज। अब इसके भी कई पार्ट हैं। अगर पॉपुलेशन छोटा है तो टाउन एरिया होता है, अगर बड़ा है, उससे ज्यादा है तो म्युनिसिपल काउंसिल होता है, उससे भी बड़ा मेट्रोपॉलिटन है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। आप हमें बताइए, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या आपका जो डोमिसाइल है वहां पर म्युनिसिपल काउंसिल है या कॉर्पोरेशन है या फिर टाउन है, आप जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे। नगर पंचायत। ओके, सो बेसिक हमने आपको क्लियरिटी दे दी। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम चले जाते हैं। तो अर्बन लोकल गवर्नेंस का जो इरा है वो मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बनने के बाद से ही शुरू हो गया था। और आप देखिए, ये 1687 में ही मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बन गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में अर्बन लोकल बॉडी की जो सुविधा है वो आजादी से पहले भी थी, लेकिन अब क्या है, अब इसका संवैधानिकरण कर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कर दिया गया है, ध्यान रखें। उसके बाद
कोलकाता में बना, बॉम्बे में बना। और आप ध्यान इस बात पर भी देंगे कि ये जो कोलकाता है, बॉम्बे है, उस समय काफी फेमस और काफी रिच प्रोविंसेस हुआ करता था, आज भी है। ओके, इसलिए इसे गवर्न करने के लिए थोड़ा सा मजबूत गवर्नेंस स्ट्रक्चर लाने का प्रयास किया गया था। उसके बाद 1882 के बारे में हमने आपको बताया। लॉर्ड रिपन, जो कि उस समय वाइसराय ऑफ इंडिया थे, उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भारत में प्रमोट करने के लिए रिजोल्यूशन लाया है, और इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ऑलरेडी हमने इसे डिस्कस किया। उसके बाद क्या हुआ आगे, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें जो प्रोविंसेस के सब्जेक्ट थे, प्रोविंसेस के सब्जेक्ट, मैं सेंट्रल लेवल के सब्जेक्ट की नहीं बात कर रहा हूँ, प्रोविंसेस के जो सब्जेक्ट थे उसमें दो भाग में बांटा गया था। एक तो था आपका ट्रांसफर सब्जेक्ट और दूसरा था आपका रिजर्व्ड सब्जेक्ट। तो आप इन दोनों के बीच डिस्टिंक्शन अच्छे से कर ले। वैसे हमने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में अच्छे से और साफ सुथरे तरीके से आपको बताया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर भी हम आपको बता देते हैं। जैसे एक था आपका रिजर्व सब्जेक्ट, तो रिजर्व सब्जेक्ट पर कानून बनाना हो, कुछ एक्शन लेना हो, तो किसके अधीन हुआ करता था, तो जो गवर्नर ऑफ द प्रोविंस प्लस उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स थे, वो सब मिलके ही रिजर्व सब्जेक्ट पर डिसीजन ले सकते थे, कानून बना सकते थे। यानी कि जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे उनको इग्नोर किया जाता था इस सब्जेक्ट के अंतर्गत। लेकिन वहीं जो आपका ट्रांसफर सब्जेक्ट था, वहां पर गवर्नर का तो रोल रहेगा ही, साथ के साथ लेजिस्लेटिव मेंबर्स का भी रोल रहता था डिसीजन मेकिंग में, लॉ पास करवाने में। इसीलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपका ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा आप हमें जरूर बताएं कि रिजर्व सब्जेक्ट के अंतर्गत वो कौन कौन से प्रोविजंस रखे गए थे। इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा ही है, बीपीएससी भी क्वेश्चन पूछ सकती है, जिस प्रकार से वो डिटेल में घुसते जा रही है। ओके, उसके बाद देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 आया, तो ये जो आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मैटर है वो तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट में चला गया और आज भी आपका प्रोविंशियल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं भारत की आजादी। तो भारत की आजादी के बाद भारत का संविधान निर्माण हुआ 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया गया उसे। और क्या उस समय हमारे संविधान में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? नहीं, उस समय नहीं दिया गया था। हालांकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर कानून बनाने का अधिकार जरूर आपका स्टेट लिस्ट में था, यानी कि राज्य सरकारें, क्योंकि ये लोकल लेवल पर चीजों को प्रभावित करती है। तो अगर सब कुछ हम केंद्रीकरण कर देते तो स्टेट के पास तो पावर ही नहीं रहता। इवन लोकल मुद्दे को डील करने के लिए भी स्टेट के पास पावर नहीं रहता, तो फिर फेडरल क्वालिटी जो है हमारे देश की, वो फिर हमें झलकती नहीं। ओके, धीरे धीरे फिर राज्यों ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ आगे बढ़ना शुरू किए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस कुछ कुछ जगहों पर बनी। ओके, जैसे आप देख सकते हैं कबल टाउन्स यूपी में, यूपी की गवर्नमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बनाती है 5 बड़े सिटीज के लिए, कानपुर, आगरा। हालांकि ये याद रखने की जरूरत नहीं, मैं आपको बस ये समझा रहा हूँ कि हाँ भाई, पास्ट में भी, यानी कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने से पहले भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस थे। ओके, उसके बाद देखिए 1985 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन, जिन्होंने अपना रिपोर्ट 1988 में सौंपा। और आप हमें बताइए कि 1988 के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? नेक्स्ट इज कि जब ये रिपोर्ट आ गया तो कुछ कुछ रिकमेंडेशंस देखे गए और फिर इसको संवैधानिकरण का दर्जा दे दिया गया, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थी। जैसे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 that gave the constitutional status to the urban local governance body
और कब पास हुआ था, किसके समय काल में? पीवी नरसिम्हा राव। और ये 1988 है ना, ये आपका राजीव गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर उनका टेन्योर था। ओके, तो यहाँ तक किसी भी प्रकार का डाउट नहीं आया होगा आपको, उम्मीद करते हैं बेसिक क्लैरिटी के साथ आप समझ गए होंगे। ज्यादा मुश्किल चीजें तो है नहीं, क्या है क्या, आप थोड़ा सा आप हमें बताएं। अब बात करते हैं प्रोविजंस की। सबसे पहला है आपका कंपोजिशन। तो आप देखिए, जो भी म्युनिसिपैलिटी के मेंबर्स होंगे वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे, किनके द्वारा? पीपल ऑफ दैट म्युनिसिपल एरिया। सिमिलर कंसेप्ट है जैसा कि हमने पंचायती राज व्यवस्था में देखा। अब समझिए इस बात को कि जो म्युनिसिपल एरिया है उसको हम टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम वार्ड कहते हैं। जैसे वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, ये आपने जरूर सुना होगा। अरे आपका घर किस वार्ड में आता है? अच्छा 3 वार्ड में। 3 वार्ड का मुखिया कौन है? ये है, वो है। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? बिल्कुल आप सुने होंगे। ओके, ये बात हो गई। उसके बाद देखिए, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो प्रोवाइड करेंगे द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी। सिमिलर कंसेप्ट है पीआरआई का। ठीक है, तो एक तो आपका जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो तो है ही, लेकिन कोई तो व्यक्ति होगा जो चेयर करेगा, जो हेड करेगा म्युनिसिपैलिटी को, है कि नहीं है? तो उसका इलेक्शन कैसे होगा वो डिसाइड करेगा स्टेट लेजिस्लेचर। और आप देखिए कि अगर किसी भी म्युनिसिपैलिटी में अगर 3 लाख या उससे ज्यादा का जनसंख्या है तो वहां पर वार्ड कमेटी कंस्टिट्यूट की जा सकती है। तो हर एक जगह पर वार्ड कमेटी कंस्टिट्यूट करना मैंडेटरी नहीं है, उन जगहों पर जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है, ताकि उनका जो इश्यूज है उस लोकेशन का वो अच्छे से एड्रेस हो सके। जो भी समस्याएं आती है, चाहे वाटर को लेकर, चाहे स्कीम्स को लेकर, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, चाहे स्कूलिंग्स को लेकर, तो ज्यादा पॉपुलेशन मतलब ज्यादा इंगेजमेंट की जरूरत है, इसलिए कहीं कहीं पर वार्ड कमेटी गठित कर दी जाती है। अब ये जो हम लिस्ट आपको दिए हैं ये इम्पोर्टेंट है और याद होना चाहिए, सिंपल भाषा में हम कहें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठाकर पूछ लिए जाते हैं। तो एक तो आप देखिए आर्टिकल 243Q दैट टॉक्स अबाउट कंस्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, 243R कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, 243S कंस्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमिटी। उसके बाद 243T की बात करें तो सीट्स के रिजर्वेशन की बात करता है, ये याद रखेंगे। 243U जो कि म्युनिसिपैलिटीज के ड्यूरेशन की बात करता है। 243B जो कि मेंबरशिप के डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। 243W जो कि पावर, ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटी, क्या क्या शक्तियां हैं जो आपके 19 पावर्स मिलेंगे, लिस्ट भी है, हम डिस्कस करेंगे उसे, उसकी बात करता है, ये भी ध्यान रखेंगे। 243X दैट टॉक्स अबाउट कि भाई टैक्सेस लगा सकते हैं म्युनिसिपैलिटीज, हालांकि ये स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करता है। 243Y फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन। 243Z ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। उसके बाद 243ZA इलेक्शंस टू द म्युनिसिपैलिटीज। कौन करवाता है? सिंपल शब्दों में स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्या यूनियन इलेक्शन कमीशन म्युनिसिपैलिटीज या फिर पंचायती राज इलेक्शंस को करवाते हैं? आप हमें जरूर बताएं। तो यहाँ तक अब हमने देखा, बात करते हैं की फीचर्स क्या है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के, और ये जानना जरूरी है प्रीलिम्स में, ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो एक बात आप देखिए, जो म्युनिसिपल बॉडीज की बात कर रहे हैं, जैसे आपका एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, अब उसको हम अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो 3 लेवल पर आपका आएगा। एक तो है आपका नगर पंचायत, सबसे नीचे के लेवल पर नगर पंचायत होगा, जो कि कम पॉपुलेशन को कैटर करेगा। उसके बाद थोड़ा एरिया बड़ा है, पॉपुलेशन की संख्या ज़्यादा है, थोड़ा अर्बनाइजेशन हो रहा है अच्छे से, तो म्युनिसिपल काउंसिल बना दिया जाएगा उसके लिए। और अगर पॉपुलेशन और भी बहुत ज़्यादा है, अर्बन डेवलपमेंट वहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया जाएगा। जैसे कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई, दिल्ली, पटना,
ठीक है। और थोड़ा सा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि बिहार में कितने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है और आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है या फिर म्युनिसिपल काउंसिल है। मेरे डिस्ट्रिक्ट में म्युनिसिपल काउंसिल है। ओके, आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। टर्म क्या है, 5 साल, सिमिलर टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और वो जो है ना कि भाई 6 महीने के भीतर भीतर अगर डिसॉल्व हो जाता है, प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है, तो 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव किए जाने चाहिए। ये प्रोविजन यहाँ पर भी लागू होता है। ओके, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, जब हम बात करते हैं इलेक्शन की, तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा जो कंडक्ट करेगा, सुपरिंटेंडेंस करेगा, कंट्रोल करेगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, मतलब म्युनिसिपल इलेक्शन को। और रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर भी रिजर्वेशन का मुद्दा आ जाता है। एक तो ये है कि जिन जगहों पर SC ST पॉपुलेशन रहते हैं उनके लिए सीट्स रिजर्व कर दिए जाएंगे। कितने सीट्स, तो वो प्रोपोर्शनेट होगा एज कंपेयर टू देयर पॉपुलेशन। ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी है तो फिर ज़्यादा सीट्स रिजर्व हो जाएंगे इन दैट म्युनिसिपल एरिया। साथ के साथ 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं के लिए इन ईच अर्बन बॉडी, ये तीनों के नाम हमने बात करी है, वहां पर होंगे। ओके, समझ में आया, ऑफ एवरी इलेक्टेड अर्बन बॉडी, ये ध्यान रखना है। उसके साथ रिजर्वेशन इज आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द पोजीशन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। और यहाँ पर आपका स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। उसके साथ साथ ये भी देखिएगा कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए रिजर्वेशन के प्रावधान, चाहे चेयरपर्सन के लेवल पर, चाहे आपके इन लेवल पर, इन तीनों लेवल पर, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, जो कि हमने ऑलरेडी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में बताया है। तो सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पर भी है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद फाइनेंसेस के लिए क्या किया जाता है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट किया जाता है, जो फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करता है कि भाई कितने पैसे की जरूरत है, कहाँ खर्च होगा, पूरा जो ऑडिटिंग सब है, ऑडिटिंग नहीं कहेंगे, मतलब जो फाइनेंशियल एलोकेशन किया जाता है आफ्टर रिव्यू, वो आपका रिकमेंड करेगा स्टेट को, स्टेट गवर्नमेंट को, और फिर स्टेट गवर्नमेंट पैसा रिलीज करता है। इनके पास पैसे नहीं होते हैं, ये बेसिकली रिकमेंडेशन देते हैं और उस रिकमेंडेशन को स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट अडॉप्ट करके फिर रिलीज करता है। ओके, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है कि इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी भी कंस्टिट्यूट किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या करता है, नाम से पता चल रहा है कि पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है। लेट्स से कि आपका पटना डिस्ट्रिक्ट है। ओके, अब भाई पटना डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे मुद्दे होंगे, पानी की कहीं समस्या होगी, तो कहीं पॉल्यूशन की समस्या होगी, तो कहीं रोड खराब है, इस प्रकार की समस्या होगी। ठीक है, तो जो जो कमी है, जो जो दिक्कतें आ रही हैं, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई तो किया जाए। आइडेंटिफाई करके फिर प्लान किया जाए कि अच्छा यहाँ इस जगह पर पानी की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा दो, नल से जल की सुविधा दो, तो वो सुविधा दिया जाएगा, है ना। तो ये जो प्लानिंग करने का कार्य है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी करते हैं डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी करते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए, बड़े बड़े सिटीज के लिए, क्योंकि बड़े बड़े सिटीज को और ज़्यादा अच्छे गवर्नेंस की ज़रूरत होती है और रोबस्ट प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के कंपोजिशन के बारे में क्या कुछ बातें कही गई है। तो इसको आर्टिकल 243 जेड के अंतर्गत कंस्टिट्यूट किया गया है, ध्यान रखेंगे। और जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज डेवलपमेंटल प्लान्स बना बनाकर इस कमिटी को भेजती है। ओके, तो उसको कंसोलिडेट करती है बेस्ड ऑन द नीड्स कि अच्छा एक पंचायती इलाके को ये दिक्कत है, एक म्यूनसिपैलिटीज को ये दिक्कत है। ठीक है, तो वो सब आइडेंटिफाई करके उसको कंसोलिडेट करके एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बना देती है इस डिस्ट्रिक्ट के लिए। अच्छा भाई ये चीज़ें दिक्कत आ रही है, ज़्यादा प्रायोरिटी में इन पर फोकस करना है, तब जाके आपका डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी तैयार हो जाता है। ओके, और फिर इसको
स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा जाता है, और भी फर्दर प्रोसेस है, डिटेल में उतना जाने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान रखें कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है ये 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल एरियाज के लिए कंस्टिट्यूट नहीं किया जाता है, क्योंकि 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल सब में आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं, खुद इसमें कंस्टिट्यूट किए जाते हैं, तो यहाँ पर नहीं किया जाता है, ध्यान देंगे। उसके बाद देखिए जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है इसमें कंपोजिशन क्या होगा, कौन लोग बैठेंगे, कितने लोग बैठेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है रिगार्डिंग द कंपोजिशन एंड हाउ द सीट्स ऑफ दिस कमिटी इज गोइंग टू बी फिल्ड। एक प्रोविजन जो दिया गया है कि मिनिमम 4/5 ऑफ ऑल द मेंबर्स, मान के चलिए कि 20 मेंबर्स डीपीसी में कंस्टिट्यूट किए जाने वाले हैं, ठीक है, तो मिनिमम जो 4/5 है, मिनिमम मतलब कम से कम, तो 4/5 कितना हो गया 16, ठीक है, तो ये इलेक्ट किए जाएंगे फ्रॉम amongst द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जिला परिषद के लेवल पर जो मेंबर्स चुन के आए हैं इलेक्टेड मेंबर्स, उनमें से चुने जाएंगे, प्लस म्यूनिसिपैलिटीज जो उस डिस्ट्रिक्ट में लाई कर रहा है उनसे चुने जाएंगे, तो कुल मिला के 4/5 मेंबर, ये फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। फिर से हम आपको बता रहे हैं 4/5 मेंबर of the DPC shall be elected by and from amongst the elected members of the panchayat at the district level and the municipalities falling within the district। उसी प्रकार से मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का कंसेप्ट है, आर्टिकल 243 ZE के अंतर्गत इसे कंस्टिट्यूट किया जाता है। काम क्या है, ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान तैयार कर देगा फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरिया, ओके। और यहाँ पर देखिए जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसका डेफिनेशन क्या है, तो वैसा एरिया जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज़्यादा हो जाता है इन वन और मोर म्यूनसिपैलिटीज, और एक में हो गया तब तो उसी को हम बना देंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि म्यूनसिपैलिटीज को कंबाइन करके हम एक बड़ा सा म्यूनिसिपल मतलब मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बना सकते हैं, ओके, इन वन और मोर म्यूनसिपैलिटीज एंड पंचायत एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर। और कंपोजिशन क्या होगा इस एमपीसी का, वो स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा, ध्यान रखेंगे। और आप यहाँ पर देखिए जो मिनिमम 2/3 ऑफ द मेंबर्स है एमपीसी के, ये इलेक्टेड होंगे किसके द्वारा एंड कहाँ से, फ्रॉम अमंगस्ट द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज एंड चेयरपर्सन जो पंचायत के होंगे विच आर फॉलिंग विद इन दैट मेट्रोपॉलिटन एरिया, है ना। तो उस मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो भी पंचायत आ रहे हैं तो उसके चेयरपर्सन भी मेंबर होंगे, लेकिन मिनिमम 2/3 तो चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट, तो क्या अन्य टाइप्स के गवर्नमेंट है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सबसे बड़े एरिया को गवर्न करने के लिए आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया जाता है, ओके, बिगर अर्बन एरिया, और इसको गवर्न करने के लिए पूरा एक डेडिकेटेड सेटअप है। जैसे आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत 3 अथॉरिटीज आ जाते हैं, एक तो काउंसिल आ जाता है, काउंसिल मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि भाई डेलिबरेटिव बॉडी है, डिस्कशंस होता है उस पार्टिकुलर सिटी को लेकर, मेट्रोपॉलिटन एरिया के इश्यूज को लेकर, ठीक है। उसके साथ आपका स्टैंडिंग कमेटी आता है, उसके बाद कमिश्नर आता है। तो जो काउंसिल है मैंने आपको बताया डेलिबरेटिव बॉडी, और मेयर हेड करते हैं। जैसे आप बहुत बार सुनते रहते होंगे दिल्ली के मेयर इनके पास पावर नहीं है या सारा पावर इन्हीं के पास है, ये सब मुद्दा चलते रहता है। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी ये क्रिएट किए जाते हैं टू फैसिलिटेट द वर्क ऑफ काउंसिल, काउंसिल को मदद करने के लिए कमेटी गठित की जाती है, ठीक है। अब जैसे पानी की समस्या एक पार्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन एरिया में है, तो भाई क्या समस्या है, क्यों आ रहा है, कैसे समाधान होते, कमेटी उसको असिस्ट कर देगी, मदद कर देगी, तो ये तरीका होता है। फिर है एक म्युनिसिपल कमिश्नर, तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बेसिकली म्युनिसिपल कमिश्नर क्या करते हैं, जो भी फैसले लिए गए हैं उस फैसले को इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है म्युनिसिपल कमिश्नर। जनरली ही और शी इज एन IAS ऑफिसर। उसके बाद म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल काउंसिल आता है उसके निचले लेवल पर, और स्मॉलर अर्बन एरियाज में स्ट्रक्चर इज दैट सेम एज दैट ऑफ कॉर्पोरेशन,
और म्युनिसिपल काउंसिल हैज लेसर फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कंपेयर टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उसके बाद नोटिफाइड एरिया कमिटी है, और नोटिफाइड एरिया कमिटी उन जगहों के लिए नोटिफाई किए जाते हैं जो बड़ा तेजी से गांव से टाउन शहर में तब्दील हो रहे हैं। वहां पर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है वो थोड़ा कम होती जा रही है, लोग जो हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ते हुए नजर आ रही है, ठीक है। तो कुछ कंडीशन होते हैं, तब जाके उस एरिया को गवर्न करने के लिए नोटिफाइड एरिया कमेटी बना दिया जाता है। और ये कोई लॉ के माध्यम से नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इश्यू करके डिक्लेयर कर देते हैं। नाम से पता चल रहा है नोटिफाइड, नोटिफाइड मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया होगा। और ये पूरा जो मेंबर्स इसमें आते हैं इंटायरली नॉमिनेटेड होता है, कोई इलेक्टेड नहीं होते हैं। उसके बाद है टाउन एरिया कमेटी, स्मॉल टाउन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और इनके पास लिमिटेड फंक्शंस होती हैं। नेक्स्ट इज योर कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड ध्यान रखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट इसे कंस्टिट्यूट नहीं करती है, क्योंकि कंटेनमेंट बोर्ड जो होता है उस जगहों के लिए होते हैं जहां पर मिलिट्री सबके फैमिलीज रहते हैं, तो उस एरिया को गवर्न करने के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड बना दिया जाता है ना, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन विच एग्जिस्ट इन द कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट इज रिलेटेड टू द मिलिट्री, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कंट्रोल में आती है। ध्यान रखना है आपको, स्टेट्यूटरी बॉडी है जो कि कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के तहत इसे क्रिएट की गई है। तो उम्मीद करते हैं आपको एक एक फैक्ट्स अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा तेज हम जा रहे हैं क्योंकि एग्जाम नजदीक है आपका, लेकिन ये बात भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपको किसी प्रकार की कंसेप्चुअल क्लैरिटी में दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ा सा हम एक एक पॉइंट अच्छे से समझाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप बताइए कि आपको क्या चीजें समझ में आ रही हैं, साथ के साथ लाइक सब करते रहें। टाउनशिप की बात करें तो आप समझिए कि बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होते हैं वो अपने वर्कर्स के लिए एक अलग से टाउन ही इस्टेब्लिश कर देते हैं, है ना, कि भाई इनको यहीं पर रहना है, यहीं पर मार्केट वार्केट सब कुछ विकसित कर दिया जाता है। तो वो हो गया आपका टाउनशिप, किसके द्वारा, बाय लार्ज पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। जाहिर सी बात है भाई, छोटे छोटे इंटरप्राइजेस तो इस्टेब्लिश करेंगे नहीं, जिनका खुद के प्रॉफिट का ठिकाना नहीं, वो कहाँ से टाउनशिप इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सिविक इम्यूनिटीज स्टाफ मेंबर्स को दिए जाते हैं, एंड इट इज हेडेड बाय टाउन एडमिनिस्ट्रेटर एंड अपॉइंटेड बाय द पब्लिक एंटरप्राइज। वो जो कंपनी होती है उसी की तरफ से टाउन एडमिनिस्ट्रेटर को चुना जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं है ये। उसके बाद पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट जो है वो पोर्ट एरियाज में स्टैब्लिश किए जाते हैं, क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और इसमें आपका इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों शामिल होते हैं। उसके बाद स्पेशल पर्पज एजेंसी, स्पेशल पर्पज मतलब किसी खास पर्पज के लिए एजेंसी बनाई जाती है, तो इट इज फंक्शन बेस्ड नॉट एरिया बेस्ड, ये ध्यान रखना है, और स्टेट गवर्नमेंट एक्ट के माध्यम से स्टेब्लिश कर सकती है। उसके बाद दैट डील्स विद द फंक्शंस जो इनको दिया जाएगा, ध्यान रखना है। और ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि अर्बन लोकल गवर्नमेंट में तो भाई साहब ये स्पेशल पर्पज व्हीकल की बात ही नहीं की गई है। जैसे स्मार्ट सिटी मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल बना दिया जाता है, तो स्पेशल पर्पज व्हीकल जो है वो आपके 73rd या 74th सीए में मेंशन नहीं है, ओके। इसीलिए तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्ट के माध्यम से स्टेब्लिश किया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि इम्पैक्ट क्या है इस अर्बन गवर्नेंस को लेकर। तो एक तो पहली बात, अर्बन लोकल बॉडीज को रिकॉग्निशन मिल गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया है एज द थर्ड ईयर ऑफ गवर्नेंस। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा, लोकल लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिटिक्स में भाग लेते हैं। उसके बाद जेंडर एम्पावरमेंट रिजर्वेशन का प्रोविजन है। उसके बाद म्युनिसिपल इलेक्शन इंडिपेंडेंट तरीके से होते हैं, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी उन्हें इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। उसके बाद वार्ड कमिटी का कंसेप्ट है, म्युनिसिपल फाइनेंसेस को एज पर द नीड एलोकेट किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन चैलेंजेज है लाइक यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर बाय द स्टेट्स, बहुत सारे फंक्शंस तो इन्हें एलोकेट भी नहीं किए जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप देखिए जो रिकमेंडेशन है स्टेट फाइनेंस कमीशन के, उसको भी इग्नोर कर दिया जाता है।
मतलब जो पैसे ये रिकमेंड करते हैं कि भाई इतने दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट उतना नहीं देती है कोई कोई राज्यों में। उसके बाद देखिए मेयर के बारे में ये जो एक्ट है कुछ बात नहीं करता है। और फिर आप देखिए जब से जीएसटी आया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैज मेड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इज बीन मोर प्रिकैरियस, और गड़बड़ कर दिया है। और दूसरी तरफ जीएसटी साइलेंट ऑन द फाइनेंशियल शेयर ऑफ अर्बन लोकल बॉडी, क्योंकि जीएसटी से तो पैसे आ रहे हैं, तो भाई अर्बन लोकल बॉडीज को कितने पैसे दे, इसके बारे में जीएसटी कुछ नहीं बोलता है। और जबकि बहुत सारे लोकल टैक्सेस जो पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट करते थे उसमें ये सब्ज्यूम कर दिया गया है, तो फाइनेंशियल लॉस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब देखिए सेकंड एआरसी रिकमेंडेशन उन्होंने क्या कहा है अर्बन गवर्नेंस के ऊपर। तो पहली बात तो ये है कि जो म्युनिसिपल काउंसिल का फंक्शंस है और जो उसको एग्जीक्यूट करने वाले अथॉरिटी है उसको कंबाइन कर दिया जाए इन द सेम फंक्शनरी, इसको चेयरपर्सन या फिर मेयर के हाथ में दे दिया जाए। उसके बाद जो म्युनिसिपैलिटीज की कैपेसिटी है टू हैंडल द लीगल एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी इनहांस्ड, लैंड बैंक्स लेवरेज किए जाने की जरूरत है फॉर जनरेटिंग रिसोर्सेज फॉर द म्युनिसिपैलिटीज। सिटीजन चार्टर इन ऑल अर्बन लोकल बॉडीज, क्या होता है सिटीजन चार्टर? तो बेसिकली एक सेट ऑफ प्रिंसिपल होता है कि हाँ भाई आप अगर हमसे सर्विसेज ले रहे हैं तो हम आपको अच्छे से अच्छे सर्विस देने का प्रयास करेंगे, टाइमली सर्विसेज डिलीवर करेंगे, आपको अगर कोई परेशानी आती है तो उसका ग्रीवेंस रिड्रेसल भी किया जाएगा। ये सब बातें सिटीजन चार्टर में होती है। जनरली आप देखेंगे कि बैंक्स में जाते हैं, खासकर प्राइवेट सेक्टर बैंक में, वहाँ पर भी सिटीजन चार्टर होता है कि आप हम आइए तो इतने समय में खाता खुल जाएगा, आपको किसी भी शिकायत की है तो आप यहाँ शिकायत कर सकते हैं, है ना। तो इससे क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन बढ़ता है। उसके बाद देखिए म्युनिसिपल गवर्नमेंट शुड हैव फुल ऑटोनॉमी ओवर द फंक्शंस, लेकिन ये राज्य सरकार देती नहीं है फुल ऑटोनॉमी। फिर आप देखिए जब मैटर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स शुड बी मेड टोटली ट्रांसपेरेंट एंड ऑब्जेक्टिव, कि भाई टैक्सेस कौन सी कलेक्ट करने का अधिकार हो ना हो, क्या तरीका हो, ये सब क्लियर कट होना चाहिए। अब देखिए जो आपका 19 फंक्शन है, अच्छा 18 फंक्शन, मैंने शायद 19 बोल दिया था, तो 18 फंक्शन याद रखेंगे, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो एक तो है आपका अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, ये तो याद हो ही जाएगा। दूसरी बात है कि भाई लैंड यूज का रेगुलेशन एज वेल एज बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन जो किया जाता है उसका रेगुलेशन। तो आप देखेंगे बहुत सारे जो आपके शहर है वहाँ पर जो बिल्डिंग सब बनाई जाती है तो प्रॉपर रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस और अप्रूवल लेके किया जाता है। उसके बाद देखिए प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, रोड एंड ब्रिजेस, ये भी आपका इसके अंतर्गत आता है। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पस, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, फायर सर्विसेज, अर्बन फॉरेस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग हैंडीकैप्ड एंड मेंटली रिटार्डेड। जैसे बहुत सारे शहरों में आप देखेंगे कि डिजेबल पर्सन के लिए बस में अलग से सीट रिजर्व कर दिया जाता है, उनके लिए व्हील चेयर एलोकेट किया जाता है, तो ये सब इसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद स्लम इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, क्योंकि स्लम एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की। फिर अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन की बात कर लें। फिर आप देखिए अर्बन इम्यूनिटीज एंड फैसिलिटीज लाइक पार्क, गार्डन, प्लेग्राउंड, इन सब का डेवलपमेंट किया जाए, इसलिए आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारे शहर में पार्क्स मौजूद रहते हैं। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट्स। उसके बाद ब्यूरल्स एंड ब्यूरल ग्राउंड्स, क्रिमेशंस, क्रिमेशन ग्राउंड एंड इलेक्ट्रिक क्रिमेशंस, ये सब की सुविधाओं की बात की जाती है। कैटल पाउंड्स, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी टू एनिमल्स एक्ट, मतलब प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी यानी कि जानवर सब है उनका उनको चोट ना पहुंचाया जाए, उन पर अत्याचार ना किया जाए, इसके लिए भी बात करता है। उसके बाद वाइटल स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। उसके बाद पब्लिक एनिमिटीज लाइक स्ट्रीट लाइटिंग करवा दो भाई, अंधेरा ना रहे, पार्किंग, बस स्टॉप, पब्लिक कन्वीनियंस, ये सब की सुविधाएं डेवलप करने की बात करता है। उसके बाद जो स्लॉटर हाउसेस हैं, टैनरीज हैं, टैनरी जहाँ पर लेदर सब बनाए जाते हैं, तो उसका भी रेगुलेशन हो। तो ये टोटल 18 फंक्शन हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा आपको इनिशिएटिव जरूर बताएं, और कोई भी आपको रिव्यू है, कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल ना भूलें।
वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हम इसी प्रकार से आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। हो सकता है अगला लेक्चर पार्लियामेंट के ही ऊपर हो, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, और उसे कंप्लीमेंट करने के बाद फिर हम PYQ के सीरीज पर हो सकता है आएंगे, यानी कि पॉलिटी को कंप्लीट करने के बाद कोशिश रहेगी कि PYQ सीरीज भी करवा दिया जाए। तो थैंक यू वेरी मच।